नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के अंतर्गत पेपर 7 में सबाल्टर्न व्यू में डेविड हार्डीमैन ने जो कुछ कहा उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रतिरोध की कथा से उन्होंने सबाल्टर्न को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, जिसमें पालघर के 1921 में पालघर के मछुआरों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। और पालघर गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित है। वहाँ देवी आंदोलन मात्र सुधार आंदोलन ही नहीं था, बल्कि वहाँ कई सारे जो जमींदार और फारसी शराब विक्रेताओं के विरुद्ध एक विद्रोह था, है ना। और उन्होंने मान्यता थी कि देवी पूरब के पहाड़ों से उतरी थी। उसकी मांग भोपाओं द्वारा मृत आत्माओं के आह्वान के माध्यम से सामने आई थी। और भोपा जो है एक साथ लाल कपड़ा लेकर बैठता था, आत्मा के आने पर जोर जोर से सिर हिलाता था और फिर उसके बाद वो देवी की आज्ञाएं सुनाता था, जिसमें प्रमुख रूप से शराब और ताड़ी पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, साफ सुथरा और सादा जीवन जीवो, स्वच्छ रहो, आदमी को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, औरतों को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखे। अर्थात ये एक सीधा सीधा उन व्यापारियों फारसी और उनका दोनों का विरोध था, जिसमें साहूकारों का, जिसमें उन लोगों द्वारा आदिवासियों का जो शोषण किया जा रहा था, क्योंकि आदिवासियों में उतनी ताकत नहीं थी कि वो सीधा सीधा उनका विरोध कर सके। तो उन्होंने कमिंग ऑफ देवी का सहारा लेकर अपने आप में सुधार करने की बात करी और वहीं से ये प्रारंभ हुआ। तो सामूहिकता तथा देवी कृत्य ने आदिवासियों में व्यापक परिवर्तन पैदा कर दिए। इससे उनकी राजनीतिक लामबंदी बढ़ी और उन्हें पारसियत तथा भूमिपतियों के पंजों से मुक्ति मिली। यही कारण था। इस शांत क्रांति से आदिवासियों को क्या मिला? हार्डीमैन का विचार था कि इससे आदिवासियों को संपूर्ण मुक्ति मिली। फारसियों से बचे तो स्वयं अपने ही श्रेष्ठ जनों के आधिपत्यों में आ गए। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े किसान अपने शोषण के लिए आदिवासियों में पैर नहीं जमा सके। उनमें स्वाभिमान जागा और उन्होंने अपनी अवस्था को नियंत्रित भी किया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ वे जुड़ गए, जिसको ब्रिटिश सरकार ने अपना संरक्षण दिया। आंदोलन को समाप्त होने के बाद भी आदिवासियों का उस पर व्यापक प्रभाव रहा। आंदोलन की याद में उन्होंने आत्मनिर्भरता तथा सामूहिक कल्याण की भावना का विस्तार किया। सामूहिक कल्याण उनका प्रधान शस्त्र बन गया। यदि गुजरात के सघन वनों में रहने वाले आदिवासियों को हमें समझना है तो इसके लिए पहले यह समझना होगा कि आदिवासियों ने देवी आंदोलन के प्रति कैसी प्रक्रियाएं दी हैं और आंदोलन में उन्होंने कैसे भाग लिया है। यदि इस परिप्रेक्ष्य को समाज के वैज्ञानिक नहीं समझते तो डेविड हार्डीमैन तथा इस तरह के अन्य शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों के आधार पर वे गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो फीडिंग द बनिया नामक पुस्तक कई शताब्दियों से ग्रामीण भारत के अधीनस्थ समूह के ऊपर समर्थ लोगों द्वारा शक्ति प्रयोग के स्वरूपों के संबंध में है। शोषण की इन शक्तियों के पीछे मजबूत राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्तियां रही हैं। इन शक्तियों के प्रयोग के अनेक पक्ष हैं। वह आश्चर्य की बात है कि प्राचीन काल में तो ये शक्तियां मौजूद थी ही, पर इसके बाद उत्पन्न नए वातावरण में भी यही रही। प्रतिरोध किए जाने और विद्रोह की अवस्था उत्पन्न करने के बावजूद बनिया तथा व्यापारियों ने न केवल अपनी स्थिति को बनाए रखा, अधीनस्थ समूह से संबंधों को भी बनाए रखा और अपने लाभों को बरकरार रखते रहे। हार्डीमैन का यह प्रयास था कि वे शताब्दियों तक चले आ रहे इस प्रभुत्व को समझ सके, साथ ही यह वर्णित कर सके कि कैसे प्रभावशाली तरीके से यह शोषक अपने प्रचलनों को बनाए रख सके, राज्य की संरचना को मदद कर सके जिनका वे शोषण कर रहे थे। उनके साथ संबंधों और विद्रोह की अवस्थाएं क्यों बनी?
पश्चिमी भारत में एक कहावत है, बनियों के किसानों के ऊपर आधिपत्य के संबंधों को दर्शाती है। हमने सेठ बनियों को इतना प्यार दिया कि उनका पेट मोटा हो गया है। किसान बनियों पर उनकी निरंतर मांग पर हम अपने द्वारा उत्पन्न अन्न से पेट भरते हैं, इसलिए बनिया धनी हो गए, जबकि किसान स्वयं गरीबी के चक्र में फंस गए हैं। हार्डीमैन की दूसरी तरफ ये दूसरी पुस्तक छोटे स्तर पर स्थित कृषक समाज का संबंध विस्तृत आधार पर स्थित पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ती है। हार्डीमैन ने ग्रामवासियों तथा साहूकारों के बीच संबंध को जोड़ने का प्रयास किया, जिसका भी इन साहूकारों से कर्ज लेने का अनुभव है वही जानते हैं कि शोषण का स्वरूप क्या है। अध्ययन के सामने ये बड़ा प्रश्न है कि गांव में स्टेट बैंक होते हुए ग्रामीण अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनिए के पास क्यों जाते हैं। ये बैंक बिना किसी कठिनाई के सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं। ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्रीय तथ्यों से परिपूर्ण हार्डीमैन की मान्यता है कि किसान स्थानीय प्रभुत्व वर्ग के मक्कड़ जाल में फंसा हुआ है। बनिया मन से इस प्रभुत्व वर्ग का सदस्य भले ही न हो, पर उसके निहित संबंध ऐसे प्रभुत्व वर्ग के सदस्यों के साथ हैं। स्थानीय स्तर पर ये शक्तियां मजबूत रही हैं। ये एक समाज था जो पर्याप्त रूप से उन संस्थाओं और संबंधों से परिपूर्ण पूंजीवादी था। इन साहूकारों ने विस्तृत पूंजीवादी समाज के लाभ के लिए इन किसानों के उत्पाद को अपने माध्यम से वितरित करने की व्यवस्था स्थापित कर ली थी। इस गहन अध्ययन से हार्डीमैन ने पश्चिम भारत के कृषकों तथा बनिया शोषकों से बीच के संबंधों की चर्चा की है, जैसे कैसे और क्यों। शताब्दियों से इन शोषकों का इन अधीनस्थ समूह पर अधिकार रहा। उसका स्पष्टीकरण था कि उपनिवेशवाद से पहले और आगे उपनिवेशी शासन में बनियों को राज्य का आश्रय मिलता रहा, चाहे वैचारिक दृष्टि से कहें या आधिपत्यवादी नीति रहे कहे। एक ताकत थी जिसके आधार पर बनियों ने इन समूहों को अधीनस्थ कर रखा था। इस अतिरिक्त विश्लेषण की प्रेरणा उन्हें ग्रामस्की, फूको तथा बोर्दियो से प्राप्त हुई। हार्डीमैन सुदृढ़ता के संदर्भ में इन विश्वासों के संबंध में जानना चाहते थे कि बनियों में भी शायद ये शक्ति को प्रभावी करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बावजूद संबंध इतने सुदृढ़ नहीं थे। संबंधों में तनाव थे जो प्रतिरोध को जन्म दे रहे थे। यह पुस्तक प्रारंभिक रूप से गुजरात में शोषकों के अध्ययन से संबंधित थी। यह एक ऐतिहासिक अध्ययन था। तथ्य को एकत्रित करते समय यह महसूस किया जाने लगा कि एक अध्ययन का विस्तार सारे पश्चिम भारत में कैसे किया जा सकता है। इसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, जो मारवाड़ी बनियों की हृदयस्थली है। उनको भी शोषक की श्रेणी में रखा जा सकता है। उपनिवेशवाद से पूर्ण उपनिवेशवाद और उत्तर उपनिवेशवाद के भारतीय इतिहास का यह अभूतपूर्व वर्णन है। अतिरिक्त उत्पादन को इन शक्तियों द्वारा हड़पने की प्रक्रिया का भी वर्णन है। महत्वपूर्ण परिवर्तनों की चर्चा की गई है। ये विचार व्यक्त किया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था में कुछ रूपांतरण हुए हैं। देवी आंदोलन के बाद हार्डीमैन ने ऐसे परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया है जिसमें स्थानीय स्तर पर स्थित परिवर्तनों को विस्तृत आधारों में हो रहे परिवर्तनों के साथ जुड़ाव की समीक्षा की है। इस अध्ययन में कई आधारों को स्पष्ट करने के लिए अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया गया है। डेविड हार्डीमैन का व्यक्तित्व तथा कृतित्व संक्षेप में हम इस प्रकार समझते हैं। पहला, पृष्ठभूमि। यूनाइटेड किंगडम में शिक्षा, यूके में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। इंग्लैंड और भारत में शिक्षण कार्य किया। अधीनस्थ समूह के अध्ययनों में रुचि। दलितों के कल्याण में सक्रिय रहे। इनका उद्देश्य भारत में प्रभुत्वशाली तथा अधीनस्थ लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन। प्रभाव। प्रस्ताव। बनिया शोषकों की किसान पर प्रभुता। कृषि मजदूरों पर जमींदारों की प्रभुता। पद्धति। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य। प्रकार। द्वंद्वात्मक मांडन। मुद्दे। भारतीय समाज के विभिन्न पक्ष। अधीनस्थ समूह के अध्ययन। दलितों का अध्ययन। आदिवासी अध्ययन। कृषक व्यवस्था और कृषि मजदूर। इस प्रकार इन्होंने अपने अध्ययन किए हैं और इनकी कुछ पुस्तकें थी वो इस प्रकार हैं।
डांगरे DN 1998 में थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। उस पर गुहा R 1982 में सबाल्टर्न स्टडीज। 1980 में हार्डिमैन डेविड की द क्विट इंडिया मूवमेंट इन गुजरात। 1981 में पीजेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने लिया था। 1987 में इन्होंने द कमिंग ऑफ देवी, आदिवासी एसेटन इन वेस्टर्न इंडिया। 1987 में इन्होंने द बील्स एंड सुकार्स ऑफ ईस्टर्न गुजरात। 1994 में सबाल्टर्न स्टडीज और 1996 में इन्होंने फीडिंग द बनियाज। उसके बाद 92 में इंट्रोडक्शन पीजेंट रेसिस्टेंस इन इंडिया पुस्तक जो है इन्होंने पर काम किया था, और आज ये बहुत प्रासंगिक रूप से हमारे सामने इन पुस्तक विद्यमान है। इस प्रकार दोनों बड़े विद्वान B.R. अम्बेडकर और डेविड हार्डिमैन ने सबाल्टर्न व्यू हमारे सामने रखे और हमें इस बात को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार समाज में इस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है, और ये आज भी हमें इस प्रकार के बहुत स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई देती है। धन्यवाद, नमस्कार।